हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिएगा, लास्ट में हमने पृष्ठ तनाव पे बात करी थी। ठीक है, लास्ट में हमने बात करी थी संपर्क कोण थीटा के बारे में। संपर्क कोण हमने निकाल लिया था, तरल के अंदर बनता है, तरल की सतह पर लंब खींच वो तरल की सतह पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और ठोस के साथ है, ठोस की सतह के साथ जो कोण बनता है। ठीक है, आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक है जी दाब आधिक्य। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आज, तो लगाइए हेडिंग दाब आधिक्य। दाब आधिक्य क्या होता है? दाब आधिक्य होता है जी अंदर का और बाहर के दाब का अंतर। ठीक है, नया टॉपिक आ रहा है आज, दाब आधिक्य। दाब आधिक्य द्रव की सतह के अंदर। आप एक बात ये बताओ कि अंदर दाब ज्यादा होगा या बाहर? भाई आपको जैसे ये पूछ दें कि एक बूंद है, पानी की बूंद है, ठीक है, तो उसका त्रिज्या उसकी स्मॉल आर या कैपिटल आर ले लेता हूं। ठीक है, अंदर पानी होता है, पता ही है जी, पानी की बूंद है तो अंदर पानी होगा। एक दाब अंदर होता है, उसको मैं बोलता हूं पी इन, और एक दाब होता है बाहर, पी आउट। पानी की बूंद में एक सतह होती है जी। कितनी सतह होती है? एक ही सतह होती है। पानी की बूंद होती है, उसमें एक ही सतह होती है। ठीक है, पानी की बूंद। अब बुलबुला, बुलबुला, बुलबुला दो तरह से बनाया जाता है जी। देखिए, एक बुलबुला तो होता है जी पानी के अंदर। बुलबुले के अंदर क्या हो गई? वायु होगी जी। बुलबुले के अंदर तो वायु होगी, आर उसकी त्रिज्या है। एक तो मैं बोल रहा हूं उसके चारों तरफ पानी है। एक तो ये केस बनता है जी पानी में बुलबुला। एक है जी बुलबुला हवा में बुलबुला। हवा में जो बुलबुला होगा उसमें क्या होगा? देखो, हवा में जो बुलबुला होगा उसमें दो सतह होगी जी। ऐसे एक सतह तो ये हो गई जी, हवा में जो बुलबुला होगा उसमें उसमें दो सतह होगी जी। एक सतह तो ये हो गई जी, और एक सतह यहां हो जाएगी जी, इसके चारों तरफ। ठीक है, इसमें दो सतह होती है, ऐसा बोलते हैं। होता ही है, बोलते क्या है। और जो ये बीच, दोनों के बीच की जो सतह है, इसमें पानी होता है जी। जो दोनों के बीच में सतह होती है, इसमें क्या होता है बताओ? इसमें पानी होता है। इसकी त्रिज्या भी आर लेके चल रहा हूं मैं। ये इसके बाहर का दाब ले सकता हूं मैं, यहां पर पी आउट। अंदर का दाब ले सकता हूं मैं, पी इन। इस तरह यहां भी बाहर का दाब मैं ले सकता हूं, पी आउट, और अंदर का दाब ले सकता हूं मैं, पी इन। देखिए, तो हमें तो देखो इनके डायरेक्ट फार्मूले याद रखने होते हैं, फिर भी कहां से हम थोड़ी सी बात भी करेंगे। एक सतह पी आउट का मतलब क्या है? पी आउट का मतलब है जी बाहर का दाब। पी इन, पी इन का मतलब है जी अंदर का दाब। हमेशा पी इन है वो बड़ा होगा जी पी आउट से, तभी तो बूंद बनी हुई है या बबल बना हुआ है या बुलबुला बना हुआ है। अंदर का दाब है वो हमेशा बाहर के दाब से ज्यादा होएगा जी। ठीक है, मैं फार्मूला लगाता हूं जी, पी इन माइनस पी आउट। पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू, यहां पे फार्मूला बनता है जी 2t बाई आर। टी पृष्ठ तनाव हो गया जी, और आर त्रिज्या हो गई जी। समझ गए? यहां पर भी यही फार्मूला मिलेगा जी, पी इन माइनस
पी आउट इज इक्वल टू 2T/R। अब आप कहोगे ये पी आउट कहां पर है? पी आउट यहां ले सकते थे, यहां ले सकते हो, यहां पर, चारों तरफ कहीं पर भी ले लो। जैसे इसमें भी पी आउट यहां पर भी ले सकते हो, पी आउट यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं ले लो। समझ गए? इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है जी। इसमें आपको पता है जी, एक सतह को पार करने में दाबांतर 2T/R का आता है। तो यहां तो दो सतह होगी जी, तो यहां बीच में आप एक दाब और ले सकते हो इस बिंदु पर, और इस दाब को मैं बोल सकता हूं P डैश। तो पहले तो बाहर कौन है बताओ? P डैश। अंदर कौन है? P इन बराबर 2T/R, बराबर 2T/R। ठीक है जी। दोबारा देखें, अब बाहर कौन है? P आउट। अंदर कौन है? P डैश, फिर 2T/R। अब मैं दोनों को जोड़ने वाला हूं, दोनों को जोड़ने वाला हूं जी। मैं दोनों को जोड़ूंगा तो P डैश से P डैश कट गया। ये समीकरण एक, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर समीकरण 1 और 2 करूंगा तो P डैश से तो P डैश कट गया। फार्मूला आएगा जी P आउट माइनस P इन बराबर 2T/R प्लस में 2T/R। कितना हो जाएगा जी? 4T/R हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आया? जोड़ेंगे अगर आप, बाहर है P डैश, बाहर है, अंदर माइनस बाहर करना था ना, गलत कर दिया। ऐसे देखो, अंदर ज्यादा होता है ना, P इन माइनस P आउट। ठीक है, फिर दोबारा देखो, अब अंदर कौन है? P डैश, और बाहर कौन है? P आउट। अब दोनों को जोड़ो, P डैश से P डैश करके P इन माइनस P आउट, P इन माइनस P आउट, P इन माइनस P आउट बराबर 4T/R, 2T/R, 2T/R, 4T/R। कोई कंफ्यूजन? काफी अच्छी बात है। दाब आधिक्य होता क्या है? द्रव की सतह के अवतल तरफ दाब सदैव उत्तल तरफ से अधिक होता है। अवतल की तरफ दाब हमेशा उत्तल की तरफ दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, अवतल की तरफ तो दाब होता है, अवतल की तरफ दाब उत्तल की तरफ दाब से अधिक होता है। दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। इस दाब के अंतर को, इस दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं जी। यह जो दाब का अंतर है, इस दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। समझ गए जी? अवतल की तरफ दाब हमेशा उत्तल की तरफ दाब से ज्यादा होता है। इस दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। अब कौन सा होता है जी? ये देखो, अवतल, ये हो गया जी अवतल, और बार हो गया जी उत्तल। बार की तरफ कौन सा हो गया? उत्तल हो गया जी। ठीक है, जैसे ऐसा बोल सकते हैं, ये अंदर की तरफ है, इसको आप 1 ले सकते हैं, बाहर है, इसको हम 2 ले सकते हैं जी। तो आप ये बोल सकते हो जी कि जो अंदर की तरफ दाब है, अंदर की तरफ दाब है वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाला भाग हो गया, हम ये बोल सकते हैं P1 बड़ा है जी यहां पर P2 से। अगर ये ऐसे होता, ये 2 है, ये 1 है, तो हम बोल सकते थे P2 ज्यादा है जी P1 से। और अगर ये ऐसे होता, यहां पे 2 है, यहां पर 1 है, तो हम कहते दोनों बराबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई दिक्कत और पूछें। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, अगली बात पे आ रहे हैं।
ठीक है जी। दाब अधिक है बता दिया, अंदर और बाहर के दाब का अंतर है। नवचंद्रक का दाब P1 P2 ये अंतर हो, ये 2T/R, और साबुन का बुलबुला हो तो वहां पर 4T/R होता है। ठीक है। बुलबुले में दो परत होती है जी। ठीक है, एक आंतरिक परत होती है, एक बाहरी परत होती है, दोनों पास पास होती है, इसलिए त्रिज्या दोनों की ही R लेते हैं, दोनों की ही त्रिज्या बराबर लेते हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। तो अब एक टर्म आती है जी, आवेशित बुलबुला। आवेशित बुलबुला, बुलबुले पर आवेश देते हैं जी, आवेशित। आवेशित बुलबुला, जब भी किसी बुलबुले को कोई आवेश दिया जाता है धनात्मक या ऋणात्मक, तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ती ही बढ़ती है, चाहे आप उसको धन आवेश दो चाहे ऋण आवेश दो। क्यों बढ़ती है? कारण भाई एक बुलबुला है, ठीक है, आप इसको धन आवेश दोगे, ठीक है, हर जगह धन आवेश आ जाएगा, बाहर धन आवेश आ जाएगा, तो धन और धन आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी जी? बड़ी हो जाएगी। आप कहोगे जी हम तो ऋण आवेश देंगे जी, आप हर जगह ऋण आवेश दोगे तो ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होगा, ऋण आवेश दोगे तो ऋण ऋण में क्या होगा? प्रतिकर्षण, फिर भी त्रिज्या बढ़ेगी। आप बुलबुले को चाहे धन आवेश दो चाहे ऋण आवेश दो, कोई सा भी आवेश दो, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोई दिक्कत? कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको बता देता हूं जी। देखिए, बुलबुले को एक बुलबुला आवेशित करते हैं, उसकी त्रिज्या बढ़ती बढ़ती है। आवेश के कारण है, आवेश के कारण क्या होता है जी? बुलबुले के अंदर है, जैसे हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश के कारण क्या होगा? आवेश के कारण बुलबुले में दाब अधिक होता है, और बुलबुले का के अंदर प्रारंभिक दाब, आरंभिक दाब बुलबुले में बोले वायुमंडलीय दाब Pa से दर्शाते हैं प्लस में 4T/R। ठीक है, 1 पहले उसकी जो त्रिज्या थी आवेश देने से पहले की त्रिज्या, मैं इसको बोल सकता हूं आवेश देने से पहले की त्रिज्या, मैं इसको R1 लेके चल रहा हूं। ठीक है, आवेशित बुलबुले के अंदर अब मान लेते इसको आपने आवेशित कर दिया, माइनस आवेश दे दिया, ऋणात्मक आवेश दे दिया, इसकी नई त्रिज्या होगी जी R2, पहले जो R1 थी। अब आवेशित बुलबुले का आंतरिक दाब, बुलबुले के अंदर का दाब, ये है बुलबुले के अंदर का दाब, अंदर का दाब, और अब है आवेशित बुलबुले के अंदर का दाब। आवेशित बुलबुले के अंदर का दाब, आवेशित बुलबुले के अंदर का दाब बोले तो वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, 4T नई त्रिज्या आ गई R2। एक ये है जी σ²/2 ε0। सिग्मा यहां पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल सकते हैं। सिग्मा, सिग्मा होता है जी पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तापमान आप नियत रख रहे हैं, ठीक है, तो आप P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तापमान नियत है दोनों का, दोनों स्थिति में। ये भी अंदर का ही दाब है, आवेशित बुलबुले के अंदर का दाब। नया P इन डैश लगा सकते हो, और इसको बोल सकते हैं हम P इन। हम लिख सकते हैं तापमान नियत है, तापमान नियत है, इसलिए हम लिख सकते हैं जी P1 V1 बराबर P2 V2। P1 Pa प्लस में 4T/R1, पहले आयतन क्या था? 4/3 पाई R1 क्यूब। P2 Pa 4T/R2
माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई R2 का क्यूब। समझ गए जी। बस अब इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो जी। आगे हम सोल्व करके पी ए क्या है, पी नोट दे सकते हैं, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब है, यहां से आप R1 R2 दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है जी। ठीक है, पी ए उसके अंदर का आरंभिक दाब है। R2 बड़ी है R1 से, यहां से आप R2 और R1 दोनों का मान निकाल सकते हो जी। पी ए 40/R1 R1 क्यूब, पी ए 40/R2 सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब। R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, ये बाद में क्या हो रहा है, तापमान नियत है, अब सीधा बोलें तो ताप नियत है, तो मैं सीधा बोलूं P व्युत्क्रमानुपाती V है। तो ये देखो यहां माइनस हो रहा है, तो दाब घटेगा, दाब घटेगा आवेशित बुलबुले का, आवेशित बुलबुले का दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा जी। दाब घटते ही आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा मतलब त्रिज्या बढ़ेगी, आयतन बढ़ना मतलब त्रिज्या बढ़ना। समझ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ने जा रहे हैं, अगली बात पर आते हैं। देखिए हाँ जी, तो अगली बात क्या है, ये तो हमने देख लिया जी, बुलबुले में 2T/R 4T/R, पानी में बुलबुला हो तो 2T/R और हवा में हो तो 4T/R। अब प्रॉब्लम ये कि मैं कह रहा हूं ऐसी एक पात्र है और यहां पर बुलबुला है जी, यहां पर पानी है और ये वायु है। ठीक है, तो इसके केंद्र की, ये बुलबुले का केंद्र है और इस केंद्र की यहां से ऊंचाई मैं ले सकता हूं h। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा जी, पी आउट, यहां पर लो पी आउट, बुलबुले के अंदर का दाब बताना है जी, सीधी बात है, यहां पर वायुमंडलीय दाब है ऐसा बोल दें। तो सबसे पहला फार्मूला पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2T/R, पी इन इज इक्वल टू पी आउट प्लस में 2T/R। और पी आउट को आप कैसे लिख सकते हो जी, पी आउट को या तो वायुमंडलीय दाब के रूप में लिखें, पी आउट भाई एच गहराई नीचे दाब है, क्या होगा एच गहराई के नीचे पी नॉट प्लस में रो जी एच प्लस में 2T/R, पी नॉट प्लस रो जी एच 2T/R। ठीक है जी, समझ गए? अब अलग अलग त्रिज्या के वे बुलबुले आ जाते हैं, असमान त्रिज्या की झिल्ली आ जाती है, द्रव सतह बोल सकते हैं, असमान त्रिज्या की द्रव सतह, खैर ये मेरे काम आएगी नहीं, असमान त्रिज्या की द्रव सतह। ठीक है, ऐसे बोल दें, ऐसे, ये दोनों अलग अलग त्रिज्या की है, तो यहां पर दाबांतर कितना होगा, डेल्टा पी 1/R1 1/R2
डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी जी 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, असमान त्रिज्या की, और झिल्ली हो तो 2 लगा दो। असमान त्रिज्या की दरो सतह और अब असमान त्रिज्या की झिल्ली, असमान त्रिज्या की झिल्ली हो तो वहां पे हम डेल्टा पी ले सकते हैं, वहां पे 2 आ जाएगा जी, 1/r1 1/r2। समझ गए? फिर ये इतने काम आएंगे। चलिए जी, बुलबुले की कहानी खत्म होती है। अब केस नली बची है और पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा। केस नली हम एक पूरा बड़ा टॉपिक है, बुलबुले के क्वेश्चन करेंगे। केस नली को तो अगली क्लास में ही लेंगे। कुछ और छोटी छोटी बातें ले लेते हैं। देखो, जो पृष्ठ तनाव का प्रभाव, पृष्ठ तनाव पर किसका क्या प्रभाव है, वो सारी बातें ले लेते हैं। तो समझिएगा जी, बात को समझिए। क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। क्या क्वेश्चन है देखना। क्वेश्चन है कि पानी की सतह के ठीक नीचे हवा में 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए। पानी की सतह के ठीक नीचे वायु है, बुलबुला है, उसकी त्रिज्या कितनी दी है? 0.1 मिलीमीटर। त्रिज्या के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए, पी इन। पी इन आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? पी इन पृष्ठ तनाव पानी की दे देता है, नहीं दे तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और वायुमंडलीय दाब को तो आप जानते ही हैं जी। ठीक है, या ऊपर कौन सा दाब होगा जी? वायुमंडलीय दाब होगा, पी आउट। ठीक है, तो हमें दाबांतर निकालना है, पी इन। दाबांतर आपको निकालना है तो इसमें वायुमंडलीय दाब जोड़ना पड़ेगा जी। फार्मूला क्या है? पी इन माइनस पी आउट इक्वल टू 2T/R। पी इन इक्वल टू पी आउट प्लस 2T/R। बस सोल्व करना है जी। पी आउट को क्या लें? वायुमंडलीय दाब, पी नोड प्लस में 2T पृष्ठीय तनाव 72 × 10⁻³ त्रिज्या R कितनी? 0.1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। पी नोड क्या? पी नोड वायुमंडलीय दाब है जी। वायुमंडलीय दाब को क्या लेते हैं? 1.013 × 10⁻⁵। ये आंसर आ जाएगा जी पी इन का। सोल्व कर दीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, ये 0.1 ऊपर जाएगा यानी 720 यानी 1440। इसको आप अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 10⁵ ले लीजिए, 10⁵। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा भी। ठीक है, अब भाई आउटसाइड का दाब तो वायुमंडलीय दाब ही है। अगला सवाल क्या कहते हैं? पानी के अंदर हवा के बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, ये हवा के बुलबुले की त्रिज्या पानी के अंदर ज्ञात करो। हवा का बुलबुला पानी की सतह से दिन में 10 सेंटीमीटर नीचे बनता है, वायुमंडलीय दाब इतना। बस इस बार रोज ये लगा देना जी। भाई इस बार वायु की सतह के नीचे बन रहा था, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? पानी यहां पर है, बुलबुला यहां पर है, तो ये क्या लग जाएगा? H गहराई में। इस बार पी इन बराबर आएगा जी पी आउट प्लस में 2T/R। भाई यहां पर है जी पी आउट, तो यहां पर क्या है? पी नोड। पी आउट का एक फार्मूला और लिख सकते हैं जी, पी नोड प्लस में ρgh। बस ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, और बोले उसके बाद बोल रहे जी, दो अलग अलग सतह के बुलबुले हैं, आपस में मिलाकर बड़ा बुलबुला बनाया जाता है। दोनों बुलबुलों के आंतरिक उभयनिष्ठ फिल्म त्रिज्या की त्रिज्या ज्ञात करो और वक्रता से क्या अभिप्राय है? देखो, दो अलग अलग बुलबुले हैं, एक बुलबुला ये था, एक बुलबुला ये था। कई बार जरूरी नहीं कि दोनों से मिलकर एक बुलबुला बन जाए। दो बुलबुलों को मिलाएं तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक ही बुलबुला मिले, उनकी एक उभयनिष्ठ त्रिज्या आ जाएगी जी। ऐसे बोलें, ये दोनों बुलबुले थे,
तो इनकी एक उबेनिश त्रिज्या आएगी जी भाई, उबेनिश त्रिज्या ऐसे। उबेनिश त्रिज्या का फार्मूला, इसकी त्रिज्या मैं बोलूं R1 है, इसकी मैं बोलूं R2 है, तो उबेनिश त्रिज्या आ जाएगी जी R1 R2 और R2 माइनस R1, ये उबेनिश त्रिज्या आ जाएगी। देखो क्या है, अवतल सतह की ओर हमेशा दाब अधिक होता ही है, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली जी। छोटे बुलबुले में दाब बड़े बुलबुले से अधिक होता है, उबेनिष्ठ अवतल सतह छोटे बुलबुले के केंद्र की तरफ होगी जी, R1 R2 और R2 माइनस R1, बिल्कुल समझ गए। इसमें R1 R2 दोनों देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। जो उबेनिष्ठ बुलबुला है, दोनों बुलबुलों से प्राप्त नए बुलबुले की उबेनिष्ठ त्रिज्या, नए बुलबुले की उबेनिष्ठ त्रिज्या का केंद्र छोटे बुलबुले की तरफ होगा। कारण जो अंदर का दाब है, वो छोटे में ज्यादा है जी और बड़े में कम है। अंदर का दाब है वो छोटे में P इन, अंदर का दाब छोटे में ज्यादा है और बड़े में कम है। कोई कंफ्यूजन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो है जी, जब उबेनिष्ठ बुलबुला हो, दोनों बुलबुलों का आपने संयोजन किया तो उबेनिष्ठ बुलबुले की कहानी भी, जब एक बुलबुला मिला और उसकी भी त्रिज्या अलग अलग मिली तो ये कहानी है। अब कई बार सही मिल, इन दोनों को जोड़ के हम अपने दोनों बुलबुलों को जोड़ा था जी। ये तो एक बुलबुला मिला जिसकी दो अलग अलग त्रिज्या है। कई बार दोनों बुलबुलों से एक ही बुलबुला मिले, ऐसा भी हो जाता है जी। कैसे? एक R1 त्रिज्या का है, एक R2 त्रिज्या का है, तो एक R त्रिज्या का आ जाएगा जी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो निर्भर करता है जी। कई बार दोनों को बुलबुले ऐसे साइज के होते हैं, आसपास साइज के होते हैं कि वो एक बुलबुला सही से बना देते हैं, कई बार नहीं बना पाते हैं, तो उबेनिष्ठ त्रिज्या निकलेगी। यहां पर क्या, यहां एनर्जी कंबाइन करनी पड़ेगी जी आपको। भाई बुलबुले में एनर्जी कैसे कंबाइन करेंगे आप देखिए, उनकी ऊर्जा के बारे में बात करता हूं पहले तो बूंद की ऊर्जा, बूंद बनाने में ऊर्जा। भाई बूंद बनाने में ऊर्जा, W का फार्मूला क्या होता था? dW अपॉन dA इक्वल टू T होता था, dW T इंटू डी, फार्मूला वही लगेगा जी। क्षेत्रफल, बूंद का क्षेत्रफल तो आएगा जी 4 पाई R²। पानी में बूंद बनाना या पानी में बुलबुला? अब हवा में बुलबुला हो तो हवा में बुलबुला बनाना होगा तो फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन यहां पर 4 पाई R² की जगह उसमें परत कितनी होती है? 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 पाई R² T, ये आंसर आ जाएगा। अब दो बुलबुले को मिलाना है तो कैसे करें? इसका कार्य प्लस इसका कार्य प्लस इसका कार्य, या उष्मा ऐसे बोल सकते थे। 4 पाई R1² T R2² T R² T, 8 पाई T कैंसिल, R1 का R2 का इक्वल टू R², वर्गमूल R1² प्लस R2²। ऐसी भी प्रॉब्लम बनती है जी। दो बूंद हो सकती थी, दो
दो बूंद या दो बुलबुलों को मिलाएंगे तो ये कहानी होगी। और जब दो बुलबुले हैं वो सही से एक बुलबुला नए मिले तो उनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या निकलती है। दोनों बुलबुले से प्राप्त नए बुलबुले की उभयनिष्ठ त्रिज्या, इस नए बुलबुले की दो त्रिज्या आएगी जी। ठीक है, उभयनिष्ठ त्रिज्या निकालने का यह तरीका है। ठीक है भाई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये कर देंगे। केसी का तो आता है वो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, छोटी छोटी बातें हैं। क्या अनुप्रयोग है? दरों को भिगोने के गुण को परिमार्जक का उपयोग किया जाता है। जब परिमार्जक द्रवों में मिलाया जाता है तो स्पर्श कोण का मान घट जाता है। परिमार्जक, अपमार्जक दो होते हैं। नोट में बात लिखनी है। क्या बात लिखनी है जी? कि अपमार्जक परिमार्जक मिलाने पर दरों में क्या होता है बताओ? स्पर्श कोण का मान घट जाता है। स्पर्श कोण का मान घट जाता है। स्पर्श कोण का मान घट जाता है। ठीक है, दरों के भिगोने के गुण को परिमार्जक का उपयोग किया जाता है। जब परिमार्जक दरों में पदार्थ दरों में मिलाया जाता है स्पर्श कोण का मान घट जाता है जी। ठीक है, और बोले आगे बोले एंटीसेप्टिक को पृष्ठ तनाव का मान बहुत कम होता है। पृष्ठ तनाव में अल्प मान के कारण एंटीसेप्टिक घाव पर सही रूप से फैल जाते हैं। स्नेहक तेल और पेंटों का पृष्ठ तनाव भी कम होता है ताकि वे सही रूप से फैल सकें। एंटीसेप्टिक जो होती है, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक का पृष्ठ तनाव कम होता है। एंटीसेप्टिक का पृष्ठ तनाव कम होता है। एंटीसेप्टिक हो गया, कोई और भी ले सकते हैं, तेल वगैरह, एंटीसेप्टिक तेल या कोई और जो क्रीम वगैरह होती है, उनका पृष्ठ तनाव काफी कम होता है ताकि वो आसानी से फेस पर फैल जाए। ठीक है, तेल जल की तरह फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव ठंडे जल की तुलना में कम होता है। ठीक है जी, बस यही बात थी। पृष्ठ तनाव पर अशुद्धियों के क्या प्रभाव होते हैं? आगे देखो, ये भी एक बात बता देता हूं। द्रवों का पृष्ठ तनाव में वृद्धि करने पर घटता है। द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि करने पर घटता है। ताप के व्युत्क्रम है, ये भी सत्य है, ये हम कह सकते हैं। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है जी। तनाव घटता है, तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। T बराबर टी नोड 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा सी की घात n। थीटा अपॉन थीटा सी की घात n। अब ये क्या क्या है देखो, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पृष्ठ तनाव टी नोड है और थीटा दरों पर, थीटा परम ताप पर, थीटा दरों का परम ताप है। थीटा परम ताप, परम ताप दरों का, टी नोड 0 डिग्री सेल्सियस पर पृष्ठ तनाव, थीटा सी क्या बताओ? क्रांतिक ताप है जी।
और n, n क्या बताओ यहां पर, n एक नियतांक है जो दरवों के साथ परिवर्तित होता है, इसका माध्य मान 1.21 होता है। n नियतांक है, नियतांक है, अलग अलग द्रव के अलग अलग होते हैं, इसका माध्य मान 1.21 लगभग हम लेते हैं जी। ठीक है, यह सूत्र दर्शाता है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है जी, बिल्कुल। टी है पृष्ठ तनाव, अगर मैं कहूं थीटा बराबर थीटा सी हो जाए तो टी बराबर टी नोड 1 - 1 आ जाएगा, यानी टी क्रांतिक ताप है। ये क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है जी। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है जी। ठीक है, यही कारण है कि गर्म सूप ज्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों में मशीनों के पुर्जे जम जाते हैं, जिसलिए वो बड़ी मुश्किल से, सर्दियों में गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट होने के पीछे यही वजह है, बैटरी बदलानी पड़ती है। ठीक है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अशुद्धियां मिलाने पर भी बदलता है, और उसमें आप अशुद्धियां मिलाएंगे, ये तो तापमान के साथ प्रभाव था। अब अशुद्धियां मिलाने का क्या प्रभाव, किसी जल का पृष्ठ तनाव उच्च विलेय पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, ZnSO4 आदि जोड़ने पर बढ़ता है। ठीक है, क्या बोला है, जल का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलेय उच्च विलेय वाले होते हैं, जो उच्च विलेय पदार्थ मिलाने पर बढ़ता है, मिलाने पर बढ़ता है। उदाहरण, उच्च विलेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, शुगर, ZnSO4, ये आप मिलाएंगे तो उसका ताप वो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, दूसरी ओर अलग विलेय पदार्थ जैसे फिनोल, साबुन आदि मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं अगली बात, जल का पृष्ठ तनाव कम विलेय पदार्थ, जो कम घुलते हैं, कम विलेय पदार्थ मिलाने से, कम विलेय पदार्थ मिलाने से घटता है। उदाहरण, फिनोल, साबुन, अपमार्जक, ये देखो परिमार्जक मिलाने से दरों में स्पर्श कोण का मान घट जाता है और पृष्ठीय तनाव भी घट जाता है। समझ गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात थी। अब बस हमें काम करना है जी केस नली पर, वो एक कल की पूरी क्लास लगेगी उस पर, केस नली पर। अब मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूं, देखो कल ये लेसन खत्म हो जाएगा जी, तरल वाला। थोड़ा टाइम कम ही मिला है, जिसके कारण हम मॉड्यूल का क्वेश्चन एक एक डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं जी बात क्या है। ठीक है, एक केसी का नली बाकी है जो कल की पूरी क्लास लेगी हमारी। उसके बाद आप ये जो स्टेज 1 के, स्टेज 2 के ये क्वेश्चन आप करने स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन करने लगेंगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। और जो स्टेज 4 वाले क्वेश्चन है वो आपको मॉड्यूल में मिल ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भाई आगे कोई इन पे क्वेश्चन करा देता हूं, बुलबुले वगैरह पे।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जी, स्टेज का। जैसे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, द्रव के अंदर वायु के बुलबुले में कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं? 1। और वैसे बुलबुले में कितने पृष्ठ होते हैं? 2। ये जो कोण है, कोण मैंने आपको बता दिया कब अधिक कोण होता है, कब न्यून कोण होता है। ठीक है, ये स्टेज 2 का एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 स्टेज 2 क्या क्वेश्चन है? पानी की सतह के एच गहराई के नीचे हवा में बुलबुला बनता है, बुलबुले के अंदर का दाब। बस ये तो कई बार बता दीजिए बात आपको। देखो एच गहराई के नीचे बुलबुला बनता है, अंदर का दाब ये बाहर का दाब। पी इन एक ही फार्मूला लगाना है जी, बस ये ध्यान रखना है। पानी के अंदर हो तो 2T/R और हवा में हो तो 4T/R। ठीक है, यहां पर क्या है? वायुमंडलीय दाब पी इन बराबर पी आउट प्लस में 2T/R। पी आउट कैसे आएगा? पी आउट आएगा जी पी नोड प्लस में रो GH प्लस में 2T/R। पी नोड प्लस रो GH प्लस 2। पी नोड क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? 10⁵ पानी है 10⁵, G 10। H भी दिया हुआ है क्या? नहीं, H नहीं दिया तो H को H ले लो। G की वैल्यू नहीं पुट करी उन्होंने, कोई बात नहीं, GH ले लो प्लस में 2T/R। पी नोड 10⁻³ GH प्लस में 2T/R। थर्ड आंसर हो जाएगा जी, देख लीजिए आंसर। स्टेज 2 क्वेश्चन 1 थर्ड आंसर है जी। ठीक है, और देखें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वहीं पे स्टेज 2 में करा रहा हूं। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? 3 सेंटीमीटर नहीं 0.3 ग्राम 0.3 ग्राम का एक तार पानी की सतह पर क्षैतिज रखा जाता है। ठीक है जी, पानी की सतह पर एक तार रख दिया क्षैतिज। तार की अधिकतम लंबाई जिससे वह पानी में डूबे नहीं, यह लंबाई है। नीचे तो उसका भार लगेगा जी mg, और ऊपर भाई पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा। तो उसकी पृष्ठ तनाव दे दिया आपको 70। द्रव्यमान भाई नीचे तो W लगेगा। तो आप इसको एक ही बात आपके समझ में जो आ रही है, WmG है। m कितना बोल रहे हैं? 0.3 ग्राम 10⁻³ ग्राम। G कितना? 10। तो आ गया 0.3 × 10⁻²। ठीक है, तो F = W = 0.3 × 10⁻²। अब कोई बच्चे कोई तो यहां पर लेगा जी 2TL और कोई लेगा L, बस यहीं से ही आंसर बदलेगा। तो आप देखिए T कितना दे रखा है? T दे रखा है 70 इंटू में 10⁻³ इंटू में L 0.3 × 10⁻, इसको आप ऐसे लिख लो 3 × 10⁻³, 3 इंटू में 10⁻³, 3 × 10⁻³। ठीक है, -3 से तो -3 कैंसिल हो गया। L की वैल्यू क्या आ गई? 3/140। ठीक है, यानी बोल दें 314 और ये पावर आ गई -1। यहां पर कितना आएगा जी? 0.2 × 10⁻⁻1, यानी बोले 0.02। 0.02 कौन सा आंसर? फर्स्ट आंसर है जी मीटर में। अगर आप 2TL नहीं लेते तो आंसर सही नहीं आता जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आज मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो होमवर्क आपको करना है। क्या होमवर्क दे रहा हूं देखिए। HW जो पृष्ठ तनाव में होमवर्क दे रहा हूं, पृष्ठ तनाव का, पिछले पृष्ठ तनाव में आप तो एक तो जी स्टेज 1 की पहले 18 क्वेश्चन करने,
स्टेज 1 के पहले 15 क्वेश्चन कर लें, कोई बात नहीं। स्टेज 1 क्वेश्चन 1 to 15। स्टेज 2 इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और मुश्किल तो हैं थोड़े से, मान सकता हूँ ये लेसन कई बच्चों को बहुत मुश्किल लगेगा। स्टेज 2 के भी आप पहले 12 क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 12, ठीक है। स्टेज 3 एक बार रहने दीजिए, स्टेज 4 के क्वेश्चन भी एक बार रहने दीजिए, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल कर दीजिए, कितने एग्जाम्पल करेंगे? 1 to 10 एग्जाम्पल, 1 से एग्जाम्पल 10 तक, ठीक है। ये हम वर्क कर लेना, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। ओके।